We have to do the fourth method by which a contract gets discharged, that is discharge by operation of law. जब कानून के कारण यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है तो इट इज नोन एज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे देर आर अराउंड 5 मेथड्स थ्रू विच अ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सबसे पहला है डेथ ऑफ द प्रोमिसर। सर जनरली क्या होता है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को यदि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है विच इज नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, सिंगिंग पेंटिंग डांसिंग जैसा कुछ नहीं है, कोई नॉर्मल है कि पैसा दिया हुआ है माल सप्लाई करना है, पैसा दिया हुआ है जमीन नाम करनी है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, तो सर मिस्टर एक्स जो है उनकी डेथ होती है तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाता है। इट डज नॉट गेट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। But if the contract is involving a personal skill or is of personal nature, then in that case मिस्टर एक्स की यदि डेथ हो जाती है, पेंटिंग के लिए बनाया था कि इनका एक पोर्ट्रेट बनाएंगे मिस्टर वाई का 5,000 रुपए में, ठीक है, इन दैट केस मिस्टर एक्स की यदि डेथ हो जाती है, पेंटर की डेथ हो जाती है, सो द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। तो अपने को वर्ड क्या याद रखना है, पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। शादी का कॉन्ट्रैक्ट है सर, ऐसी दूल्हे की डेथ हो गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला तरीका है थ्रू विच द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। करंट फारिया पढ़ना भी पहला। Death of promisor description. Contracts involving personal skill or expertise of promisor terminates on his death. एग्जाम्पल वैसा ही है, डांस करने का, वो मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट भी गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। सर इससे में यदि पैसा एडवांस लिया हुआ हो तो क्या होगा, पेंटिंग के लिए 5,000 रुपए एडवांस लिया हुआ है तो क्या होगा। सर आंसर कहां पर है कि सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस गॉट कन्वर्टेड इनटू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे पूरा नहीं किया जा सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बताया हुआ है, सेक्शन 65 बताया हुआ है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन की। सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जिस भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट लिया हुआ है वो उसको वापस रिटर्न मारने का पड़ेगा, तो 5,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। हाँ, परफॉर्म करने के लिए उनको बाइंड नहीं किया जा सकता इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक दिस वन, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये 5,000 रुपए भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को लौटाने को तभी बाध्य किया जा सकता है जब उन्होंने कम से कम इतने रुपए की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है अपने पेंटर फादर से। ये बात भी अपन पहले पढ़ चुके हैं कि सर उनके ऊपर इनहेरिटेंस से ज्यादा लोड नहीं डाला जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अरे भाई मुकुंद पूंजी सुहान गोयल, कहाँ हैं आप? सर डिनर कर रहा हूँ, करता हूँ कैमरा ऑन। करिए भाई। ऐसी क्लास तो बहुत ही मुश्किल से मिली होगी आप लोगों को जिसमें क्लास के साथ में डिनर भी लीगली करना अलाउड हो रहा है आपको। बहुत ही भाग्य वालों को ऐसी क्लास मिलती है, तो इस क्लास की थोड़ी कदर करें, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सेकेंड वे थ्रू विच अ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज इंसॉल्वेंसी, यानी कि बैंक्रप्सी, जिसे आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, वो आदमी तो बैंक्रप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। क्या होता है, मिस्टर एक्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था, परफॉर्मेंस देनी है, 10,000 रुपए देने उसमें मिस्टर वाई को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अभी परफॉर्मेंस देना बाकी है, जितने मिस्टर एक्स को कोर्ट ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि सर इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, तो सर अब इनके सारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी खत्म, यानी कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी इन्होंने बनाए हुए हैं उनसे जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आ रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो द कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मिस्टर वाई ज्यादा में ज्यादा क्या वसूल पाएंगे सर, इनकी मिस्टर एक्स की सारी प्रॉपर्टी किसके पास में चली जाएगी सर, ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर के पास में चली जाएगी,
और रुपए में 10 पैसे 20 पैसे जो भी ज्यादा में ज्यादा मिलते हैं उस हिसाब से मिल जाएगा इनको दो मतलब 200 और ऑड समथिंग रुपीज, ठीक है, इस तरीके से, या 1000 2000 रुपये मिल जाएंगे, जितना भी रुपए में 10 पैसे है तो 1000 रुपये, और 20 पैसे है तो 2000 रुपये, उतना मिल सकता है, इससे ज्यादा का कोई राइट नहीं है, ठीक है। अब मिस्टर एक्स जो है, जो अबव एग्जाम्पल में, सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बीइंग अ मेजर एजेड पर्सन ही इज पर्सनली लायबल, तभी तो पर्सनली लायबल नहीं है, तो पर्सनली लायबल है तो ही तो इंसॉल्वेंट घोषित किए जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी लेने की क्षमता रखते हैं। बट अ माइनर कैन ही बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट? क्या अपन माइनर को इंसॉल्वेंट जैसे घोषित कर सकते हैं? नहीं सर। जब माइनर है, माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए माइनर इनकम्पिटेंट है। जब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए माइनर इनकम्पिटेंट है तो इसका मतलब है वो पर्सनल लाइबिलिटी भी नहीं ले सकता। जब पर्सनल लाइबिलिटी भी नहीं ले सकता तो फिर उसको आप इंसॉल्वेंट कैसे घोषित कर सकते हो? क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी ले ही नहीं सकता है तो इंसॉल्वेंट कैसे घोषित होगा? ये पूरा स्टेप्स याद रखना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, रादर इसको लिखो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, जब वो ले ही नहीं सकता तो इंसॉल्वेंट कैसे घोषित हो सकता है, ठीक है। When a promisor is declared insolvent, he is discharged from all his liabilities incurred prior to his adjudication. Adjudication means decision by court. चलिए नेक्स्ट, थर्ड है मर्जर ऑफ राइट्स। इसका मतलब है मर्जर ऑफ एन इंफीरियर राइट इनटू ए सुपीरियर राइट, मर्जर ऑफ ए इंफीरियर राइट इनटू ए सुपीरियर राइट। तो जो इंफीरियर राइट है ना वो खत्म हो जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बिकॉज इट इज गॉट मर्ज्ड इनटू सुपीरियर राइट। बहुत सिंपल एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है कि सर अरे मुकुंद तेरा दोस्त नमित नहीं आया आज, ठीक है। क्या एग्जांपल है देखो, हमारा नेथन रिबेरियो है, नेथन रिबेरियो की मदर ने उसको साफ बोल दिया या तो सीए बन जाना नहीं तो घर से निकाल दूंगी, ठीक है। तो अब इस बेचारे के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, खूब मेहनत की और सही में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। ये बात अलग है कि सबसे ज्यादा खुश भी मम्मी हुई, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अब सीए बनने के बाद में नेथन रिबेरियो क्या करेगा सर, अपना ऑफिस खोलेगा, अपनी प्रैक्टिस चालू करेगा। प्रैक्टिस चालू करेगा तो क्या होगा सर इसकी किराए पे ऑफिस लिया है, अभी एकदम से नया नया सीए बना है, खरीद थोड़ी सकता है। तो मिस्टर एक्स के साथ में नेथन रिबेरियो ने एक कैसा एग्रीमेंट बनाया कि सर रेंट एग्रीमेंट बनाया, रेंट एग्रीमेंट बनाया उस ऑफिस को 5 साल के लिए किराए पे लेने के लिए, ठीक है सर। अभी क्या हुआ, 3 साल में ही नेथन रिबेरियो की प्रैक्टिस इतनी अच्छी चल गई, सीए की जो प्रैक्टिस थी वो इतनी अच्छी चल गई कि उसने मिस्टर एक्स को बोला कि मिस्टर एक्स मैं ये ऑफिस आपसे खरीदना चाहता हूँ यार, रोज रोज रेंट कौन भरेगा। मिस्टर एक्स भी बूढ़े हो रहे थे तो उन्होंने कहा चल खरीद ले यार, मुझे भी अब कोई ज्यादा दिन तो है नहीं तो मैं भी बेच देता हूँ इसको। तो यहां पर सेल परचेज एग्रीमेंट हो गया उसका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया फॉर परचेजिंग दैट सेम ऑफिस जो इसने रेंट पे लिया हुआ था। कब हुआ सर, तीसरे साल ही ये स्थिति आ गई, इसके पास में इतना पैसा आ गया प्रैक्टिस से कि इसने वो ऑफिस खरीदने की बात कर ली। सर कोई भी एग्रीमेंट, ये तो पहला तो हो गया रेंट एग्रीमेंट, जो पहला वाला है ये रेंट एग्रीमेंट है। दूसरा वाला एग्रीमेंट क्या है, दूसरा वाला एग्रीमेंट है इट इज एन एग्रीमेंट फॉर परचेजिंग द सेम ऑफिस, यानी कि अब ये ओनर बन गया उसका, ठीक है सर। तो सर अब क्या ये वाले इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब रह जाएगा पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का जिसके 2 साल अभी भी बचे हैं? नहीं सर, इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। सो द कॉन्ट्रैक्ट विद इंफीरियर राइट got merged into the contract with superior right. The contract with inferior right got merged into contract with superior right. अब इसका कोई मतलब नहीं है, this contract got discharged by operation of law। जो रेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट था, it got discharged by operation of law। मतलब समझ में आ गया ना मर्जर ऑफ राइट्स का? पढ़ ले भाई इसको। When an inferior right accruing to a party in a contract merges into a superior right accruing to the same party,
then the contract conferring inferior right is discharged. ठीक है, जिस कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सा इंफीरियर राइट था वो सुपीरियर वाले में मर्ज हो गया तो डिस्चार्ज हो गया बस वो। ठीक है, सेम एग्जांपल है, टाइम खराब नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4, unauthorized alteration of terms of a written document। unauthorized alteration of terms of a written document। एक एग्जांपल से समझो, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके बीच में, कि सर मुकुंद के बीच में और उसके दोस्त नमित के बीच में। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुकुंद और नमित के बीच में। सर क्या कि ये नमित मुकुंद को कोई पीस ऑफ लैंड देगा और ये बदले में इसको 50,000 रुपए देगा। ठीक है सर, नमित ने क्या किया, इस रिटर्न डॉक्यूमेंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, किसी भी रिटर्न डॉक्यूमेंट में जब कोई चेंज करते हैं तो उस चेंज पे दोनों पार्टीज के साइन चाहिए होते हैं या नहीं होते हैं? यस सर। अकेली पार्टी साइन करेगी तो क्या वो चेंज माना जाएगा? नहीं सर। इसने क्या किया, ले जाके उसमें 50,000 के आगे एक चुपके से एक जीरो और जोड़ दिया नमित ने, कि मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है इसलिए एक फुटबॉल की बिंदी और लगा दी। यानी कि अब मुकुंद को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो ऐसा हो गया। तो इसने क्या किया, अनऑथराइज चेंज इन द टर्म्स ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट कर दिया। ऑथराइजेशन से नहीं किया, चुपके से कर दिया, इसकी परमिशन से नहीं किया। सो अनऑथराइज चेंजेस, कोई एडिशन कर दिया, कोई सब्ट्रैक्शन कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया, तो सर द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। का मतलब ये कि सर 50,000 रुपए चुकाने के लिए मुकुंद अभी भी नमित को जिम्मेदार रहेगा, उससे आगे के लिए अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन वाले पार्ट अपने आप विल गेट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि इसने गलत किया, बट इट विल गेट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट पढ़ गई। Where any party makes any material alteration to the terms of contract without the consent of the other party, the contract terminates. देखो, कंसेंट से किया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बिना कंसेंट के किया है तभी तो अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन किया है आपने ऑफ द टर्म्स ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट। आगे, Material alteration changes the legal identity or character of the contract or alters the rights and liabilities of the parties. ठीक है, या तो वो उसके जो पेपर बना रहे हो आप, जो रिटन डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसके नेचर में ही चेंज कर देता है, या फिर पार्टीज की राइट्स और लाइबिलिटीज के साथ में खेल जाते हो अनऑथराइज्डली। ठीक है, एग्जांपल वही है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। व्हेन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट्स इन द सेम पर्सन। व्हेन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट्स इन द सेम पर्सन, यानी सेम पर्सन के ही राइट्स बन जाते हैं और सेम पर्सन की लाइबिलिटी हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट में। मुझे एक बात बताओ, जब अपन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, पहले चैप्टर में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक बहुत जरूरी बात है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए होती हैं। क्या एक पार्टी खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर। मैं ही ऑफर देता हूं, मैं ही एक्सेप्ट करता हूं, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। लेकिन कई बार क्या होता है कि घूम के सिचुएशन जो है ना वो ऐसी आ जाती है, घूम के सिचुएशन घूम घुमा के सच्ची में ऐसी आ जाती है, तो सर फिर क्या करें? सर फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। सर कैसे आती है, एक बार बताओ सर। कि सर ऐसे आती है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक प्रॉमिसरी नोट दिया कि जो भी इस प्रॉमिसरी नोट को आज से 3 महीने बाद मेरे पास में लेके आएगा मैं उसको 10,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है सर। मिस्टर वाई ने सेम प्रॉमिसरी नोट मिस्टर जेड को एंडोर्स कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंडोर्समेंट। यस सर। कि मिस्टर जेड ने सेम प्रॉमिसरी नोट मिस्टर ए को एंडोर्स कर दिया, और मिस्टर ए को कोई पेमेंट देना था मिस्टर एक्स को 10,000 का, उन्होंने सेम प्रॉमिसरी नोट मिस्टर एक्स को दे दिया। तब उस प्रॉमिसरी नोट में देने वाले भी मिस्टर एक्स और लेने वाले भी मिस्टर एक्स,
तो क्या अब ये इसका कोई मतलब सही में एग्जीक्यूशन हो सकता है? नहीं सर। सो द कॉन्ट्रैक्ट जहां पर लेने वाला देने वाला दोनों पार्टी सेम ही हो गई हो, तो इट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। व्हेन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट इन द सेम पर्सन, इट गेट्स डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्लियर है सबको? बोलो यस और नो। नेतन, पूंजी, दक्ष अग्रवाल। यस। दक्ष अग्रवाल, मुझे एक बात बता, तेरा नाम दक्ष है या दर्शित है या क्या है? सही सही नाम क्या है तेरा? सर एक्चुअली मैं जब 8 साल का था तो पंडित ने बोला था कि दक्ष नाम से बहुत बीमार रहते हैं, तो इसलिए दर्शित कर दिया। अच्छा, तो फिर लेकिन यहाँ मुझे घर पे सब लोग दक्ष बुलाते हैं। अच्छा, क्यों घर तो पे सर जी बीमार आपकी नहीं? इच्छा। ओ माय गॉड। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट। तो ये पढ़ ले भाई, कहाँ चला गया करण फारिया? Where the rights and liabilities under a contract vest in the same person, the contract is discharged. सेम एग्जाम्पल जैसे मैंने प्रोमिसरी नोट कर लिया, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का बोल दिया, बात हुई है। ठीक है। तो अपन ने अब कर दिया ये। नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 6 में से 4 तरीके कर लिए, जिसमें से द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज आइदर थ्रू परफॉर्मेंस और थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, रेसिशन, वेवर। परफॉर्मेंस में या तो एक्चुअल परफॉर्मेंस या tender of performance, discharge by lapse of time, if time is of the essence of the contract towards performance और उसमें नहीं किया गया, या फिर 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट में जाना था, जो लिमिटेशन एक्ट का पीरियड था उसके अंदर अंदर नहीं पहुंचे, तो ऐसे एग्जांपल्स कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज, खत्म, बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के 5 तरीके आपको बता दिए। अब नेक्स्ट आ जाओ, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्वेश्चंस आते हैं भाई, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर पहला एग्जांपल, इसके तो कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे मैंने आपको लास्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ऐसा करके क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो है सर, 2 तरीके से इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो सकती है। क्या? पहली तो होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरी होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, या फिर जिसको अपन वो भी बोलते हैं, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट यानी कि बाद वाली इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है सर। यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ही है, शुरुआत से उस काम को करना इम्पॉसिबल है, तो सर हम उसको क्या बोलेंगे? उस एग्रीमेंट को शुरुआत से ही इम्पॉसिबल एग्रीमेंट बनाए जिसको पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है, तो सर वो वॉइड एग्रीमेंट बनेगा ना, गलत एग्रीमेंट बना रहे हो। यस सर। और यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय तो काम करना पॉसिबल था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो गया जिसके कारण अब उसको करना पॉसिबल नहीं है, तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? सब्सिक्वेंटली बाद में कुछ ऐसा हो गया तो सर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो, बात क्लियर हुई? यस और नो? बात क्लियर हुई सबको? यस सर। मुकुंद, खाना खा लिया तूने? हाँ सर, खा लिया। वेरी नाइस। चलिए, अब सुहान गोयल कहाँ चला गया? फोटो वो वीडियो ऑन क्यों नहीं करता है? सर इधर ही हूँ। इधर ही है तो दिखा तो सही, अपने दीदार तो करवाओ चेहरे का। हाँ सर, एक सेकंड। हाँ सर, धो लूं फिर आता हूँ, अभी सही हालत में नहीं हूँ। चलो आ जाओ। तो सर हमारे मुकुंद की एक गर्लफ्रेंड थी। ठीक है। सर सारे आपको गंदे एग्जाम्पल मेरे पे ही लेने होते हैं, क्या करूं यार मुकुंद। तो मुकुंद की एक गर्लफ्रेंड थी। ठीक है। मुकुंद उससे वादा करता था, मैं तेरे लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाऊंगा। ठीक है। अब ठीक है, वो प्यार में पागल हुआ हुआ आदमी है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या सच में पॉसिबल है आसमान से चांद और सितारे तोड़ के लाने का वादा करना? क्या ये काम करना सही में पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं है। सो शुरुआत से इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है ना, यानी यदि इसने ऐसा कोई एग्रीमेंट मिस्टर एक्स के साथ में या मिस वाई के साथ में कर लिया, मान लो किसी के भी साथ में कर लिया, पैसे लेके लाने के लिए कर लिया, तो ये कैसा काम कर रहा है कि सर ये
ऐसा काम कर रहा है जो शुरुआत से इम्पॉसिबल है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट बना रहा है। ठीक है, तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। ठीक है सर, सर इसके लिए मेरा ही एग्जांपल लेना जरूरी था क्या? इतने सारे एग्जांपल्स और बताए हुए हैं आपने। हाँ बताए हुए तो हैं। कि कौन से? कि सर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने शाम को 8 बजे एग्रीमेंट बनाया कि मेरे शिप पे जो 10 कंटेनर आ रहे हैं वो तेरे को दूंगा और तू बदले में 10 लाख रुपए देगा। इन बेचारों को पता ही नहीं था शाम को 6 बजे शिप ऑलरेडी डूब चुका है। यानी शुरुआत से जब एग्रीमेंट बना रहे थे 8 बजे, तभी से इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी थी, यानी शुरुआत से इम्पॉसिबिलिटी थी। यानी एक ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं, वॉइड एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, अब वो 10 कंटेनर नहीं लाए जा सकते। ठीक है, तो इम्पॉसिबल एक्ट शुरुआत से इम्पॉसिबल है, तो वॉइड एग्रीमेंट। बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय तो पॉसिबल था, लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हो गया, तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गॉट कन्वर्टेड इनटू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कहानी हम चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अपने को और भी बातें पढ़नी है। क्या सर? कि सर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का बहाना कहां कहां लगाया जा सकता है और कहां कहां इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का बहाना आपको यूज करने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, अपन ने एक एग्जाम्पल पढ़ा था ना, जिसमें मिस्टर एक्स बैठे हैं पुणे में और मिस्टर वाई बैठे हैं मुंबई में। इनको 50 टन शुगर देने की बात हुई थी अगले 10 दिन में, और ये पैसे देंगे उसके लिए। लेकिन सर जो ओनली पुल जो कनेक्ट कर रहा था मुंबई और पुणे को, एक ही रास्ता था, और जो ओनली रास्ता दैट वाज कनेक्टिंग, इट गॉट डैमेज्ड। वो पुल टूट गया फ्लड्स के कारण। तो सर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय तो बिल्कुल था पॉसिबल पूरा करना, लेकिन अभी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स तो अपन ने देखे हुए हैं और आपको ध्यान भी है। मेन पढ़ने वाली बात क्या होगी कि सर कहाँ कहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का फायदा हम ले सकते हैं, किन किन सिचुएशंस में, और किन किन सिचुएशंस में डंडा पड़ेगा, नहीं ले पाओगे ये। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 नहीं 5, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर दो तरीके की होती है इम्पॉसिबिलिटी, दो तरीके की। नंबर 1 इनिशियल, और नंबर 2 सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, या जिसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। पढ़ना स्टार्ट कर भी करण फारिया। पॉइंट नंबर 1। When parties agree upon doing something which is impossible to perform, it is void, whether the fact of impossibility were known or not at the time of making contract. कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता था या नहीं था, इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो एग्रीमेंट हमेशा वॉइड, वो वॉइड होगा। यहाँ वॉइड लिख के छोड़ दिया है। तुमको इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी किससे कनेक्ट करनी है? कि सर वॉइड एग्रीमेंट से कनेक्ट। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब सर आगे फर्क गिरेगा। कहां पर फर्क गिरेगा? सर इस बात पे फर्क नहीं गिरेगा कि है ना एग्रीमेंट वॉइड है। यदि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को एग्रीमेंट बनाते समय से ही वो इम्पॉसिबल है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, चाहे इनमें से पता था या नहीं पता था, दैट इज अ सेपरेट थिंग, ये रहेगा वॉइड एग्रीमेंट ही। ठीक है, लेकिन सर फर्क कहां गिरेगा? यदि मिस्टर एक्स ने पता था कि ये एग्रीमेंट कंसेप्चुअलाइज हो नहीं पाएगा, उसके बावजूद इनके साथ में ऐसा एग्रीमेंट बना लिया, तो सर अब ये इसके प्रति कुछ लायबल रहेंगे। जो भी इसको डैमेजेस हो गए ना, वो चुकाने के लिए। पता था फिर क्यों ऐसा एग्रीमेंट बनाया भाई? बात समझ में आई? तो सर डैमेजेस वगैरह की बात तो समझ में आती है, लेकिन अंजाम तो वही होगा, चाहे पता था या नहीं पता था, वो शुरुआत से वो गलत है, वॉइड एग्रीमेंट ही रहेगा। ठीक है, so whether the fact of impossibility were known or not at the time of making the contract, it will be a void agreement. आजा ये पढ़ भाई नेक्स्ट। When only promisor know about impossibility, in such case, promisee can claim compensation for damages for any loss suffered due to non-performance. जब प्रोमिसर को पता है, केवल प्रोमिसर को, हाँ दोनों पार्टीज को नहीं, प्रोमिसी को नहीं पता है, केवल प्रोमिसर को पता है इम्पॉसिबिलिटी है, ये काम पूरा कभी हो ही नहीं पाएगा, फिर भी एग्रीमेंट बना रहा है। इन सच केस प्रोमिसी कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर डैमेजेस फॉर एनी लॉस सफर्ड ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। काम नहीं होने के कारण जो उसको लॉस या डैमेज हुआ है, सामने वाली पार्टी की गलती थी, पता था नहीं हो पाएगा, फिर भी बना रहा है एग्रीमेंट। ले फिर अब मेरे को तेरे कारण जो लॉस या डैमेज हुआ है वो भरेगा, वॉइड एग्रीमेंट में भी भरेगा।
ठीक है। A agrees with B to discover treasure by magic. मैजिक नाम से कुछ चीज होती नहीं है। एग्रीमेंट इज void due to initial impossibility. एक और एग्जाम्पल, A contracts to marry B. A ने B से शादी करने का वादा किया, बट A is already married to C. बट वो तो C से ऑलरेडी शादीशुदा है। लॉ ऑफ लैंड, देश का कानून बोलता है, इट फॉरबिड्स पॉलीगैमी। फॉरबिड्स मतलब मना करता है, पॉलीगैमी मतलब एक से ज्यादा शादियां करने से मना करता है। नाउ एज, अब उसके बावजूद भी तू ऑलरेडी शादीशुदा था, तू जानता था कि पॉलीगैमी हमारे देश में कानूनन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी बी से शादी करने का वादा कर लिया, ठीक है, तो गलत किया ना, शुरुआत से जानता था कि जो कर रहा है वो पॉसिबल नहीं है। तो ए शैल कंपनसेट बी फॉर द लॉस कॉस्ट ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। नहीं हुई शादी उसके लिए वो उसको कंपनसेट करेगा, डैमेजेस पे करेगा लॉसेस का, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में इम्पॉसिबिलिटी हो गई अब उसकी, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। पढ़ ले भाई। Subsequent impossibility is one which arises after formation of contract. If performance of contract was possible at the time of making of contract, but subsequently it becomes impossible or unlawful, the contract becomes void and parties are discharged from their obligation. Subsequent impossibility is one which arises after the formation of the contract. और contract तो बिल्कुल validly बन चुका है, बाद में हुई। If performance of contract was possible at the time of making, but subsequently it becomes impossible or unlawful, the contract becomes void and the parties are discharged from their obligations. कितने एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। अगले महीने की 31st को मैं आपको स्कूटर दूंगा और आप मेरे को उसका 50,000 रुपया दे देना, लेकिन 31st से पहले 25th को स्कूटर ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाता है एक्सीडेंट में, उसे देना पॉसिबल नहीं है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गॉट कन्वर्टेड इनटू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं अपने अपने ऑब्लिगेशन से। और वॉइड वर्ड है तो सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो सेक्शन 65 में यदि किसी ने कोई भी एडवांटेज डिराइव किया तो वो सामने वाली पार्टी को लौटा देगा। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी? क्या क्या रीजंस हैं? बहुत सारे रीजंस हैं सर। पहला रीजन है कि सर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, स्कूटर ही खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में, तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गॉट कन्वर्टेड इनटू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी बात क्या है कि सर इट इज डिस्ट्रॉयड विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द पार्टी। किसी पार्टी की गलती के कारण हुआ है तो एक अलग बात है, बट किसी पार्टी की कोई फॉल्ट नहीं थी तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होके सुपर ड्यू टू सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल है ना क्या दिया है, एक्स एग्रीड टू सेल इज क्रॉप ऑफ व्हीट, ठीक है, परसों कटाई करके दे दूंगा, लेकिन परसों से पहले कल रात को एंटायर क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर थ्रू नो फॉल्ट ऑफ द पार्टी, द कॉन्ट्रैक्ट वाज डिस्चार्ज्ड। सेकेंड रीजन ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इज फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस। ये पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस। एक बार पढ़ ले भाई, फिर समझाता हूँ। When contract is entered into on the basis of existence of particular state of things and that thing ceases to exist or changes, the contract stands discharged. देखो, ये मैं आपको एक अलग ही एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा या कैसे होगा, नहीं होगा, आइए देखते हैं। आप लोग जानते हैं ना, जैसे इंग्लैंड में अभी भी आज भी किंग और क्वीन वाली व्यवस्था भी चल रही है, हालांकि डेमोक्रेसी और वो तो है ही है, बट अभी भी किंग क्वीन वहां पर है। तो किंग तो नहीं, क्वीन है, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ, आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है सर। तो ऐसे ही वन फाइन डे हमारी महक गई इंग्लैंड घूमने। महक, पासपोर्ट तैयार है या नहीं है? अरे महक मैडम कहाँ चले गए? यस सर। इतना ठंडा जवाब, देख मैं तो तेरे को फ्री में इंग्लैंड घुमा रहा हूँ और तू ये सर ऐसे जवाब दे रही है, ठीक है।
चलो, तो सर महक गई इंग्लैंड घूमने। इंग्लैंड में जो भी ये नदी थी, एक नदी बहती थी इंग्लैंड में, ठीक है सर। तो महक ने वहां पर एक बोट किराए पे ली, इस नदी में एक बोट किराए पे ली, ठीक है। बोट वाले को बोला, मेरा तेरी बोट किराए पे लेने का पर्पस है कि यहाँ पर किंग, ये जो किंग है उसकी ताजपोशी का सेरेमनी देखना है मेरे को, ठीक है। मैं इसलिए तेरी बोट किराए पे ले रही हूँ क्योंकि इसके किनारे ताजपोशी होगी किंग की, वो मुझे फंक्शन देखना है और कोई पर्पस नहीं है, इसलिए ले रही हूँ। कि मैडम आप यहाँ खड़े होके देख लो ना, बोट में ही खड़े होके, बोट में ही क्यों देखना है, यहाँ इतनी भीड़ होगी कि मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए मैं तो स्पेशली इसमें से देखूंगी, ठीक है। ओके, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस बोट? द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस बोट ऑन रेंट वाज टू सी द सेरेमनी ऑफ द किंग, ठीक है। अभी क्या हुआ, जिस दिन वो सेरेमनी होनी थी उस दिन वो किंग बीमार पड़ गया, तो उसकी सेरेमनी कैंसिल हो गई। तो सर फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस ऑफ टेकिंग दिस बोट ऑन रेंट टुक प्लेस, यानी कि जिस पर्पस से लिया था वो फेल हो गया, अल्टीमेट पर्पस। तो सर अब ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, यदि ऐसा था तो। बात समझ में आ गई? ये ऐसा नहीं बोल सकता बोट वाला, अरे मैडम वो बोट ले तो ली है, पैसा तो लगा ही दिया है, तो आप क्यों नहीं इस नदी में ही घूम ले में थोड़ी देर। बोले कि नहीं भी, मैंने तेरे को साफ बोला था, मुझे वो देखने के लिए ये बोट किराए पे ली, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। सेम एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से समझो। महक मैडम इंग्लैंड घूमने गई, पहला पर्पस जिससे ये बोट किराए पे ली वो तो था कि किंग की सेरेमनी देखना, और दूसरा भी पर्पस कि थोड़ी देर किंग की सेरेमनी देख लूंगी और थोड़ी देर नदी में भी घूम लूंगी, तो मेरे को बहुत अच्छा यहाँ का पूरे शहर का व्यू मिल जाएगा। दो पर्पस इससे ली। इसमें क्या हुआ, किंग बीमार पड़ गया, तो सर एक अल्टीमेट पर्पस खराब हो गया, पर दूसरा तो अभी जिंदा है ना। यस सर, दूसरा तो वो घूम फिर सकती है ना, खुद ने ही बोला था। हाँ सर। तो सर दूसरे पर्पस अभी जिंदा है, तो फिर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाएगा ड्यू टू फेलियर ऑफ वन ऑफ द पर्पसेस? नहीं सर, ये जिंदा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, और इसको यहाँ पर घूमना, और ये कैंसिल नहीं कर सकती कि मेरा एक पर्पस खराब हो गया, तेरा दूसरा भी तो है। तो अल्टीमेट पर्पस यदि एक ही और वो अल्टीमेट पर्पस खत्म हो गया, तो सर कॉन्ट्रैक्ट विल गेट डिस्चार्ज, ठीक है, क्योंकि फेलियर होगा अल्टीमेट पर्पस। और यदि मल्टीपल और एक आध खत्म हुआ है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। पॉइंट नंबर 3, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी पे भी कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पढ़ाया हुआ है ना, पेंटर, सिंगर, सर डेथ हो गई या पर्सनल इनकैपेसिटी हो गई, ठीक है, तो डेथ और पर्सनल कैपेसिटी पे भी सर कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज्ड बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। पर्सनल स्किल्स वाले में ही होगा। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी की डेथ हो रही है तो क्या होगा, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और उनको रिप्लेस करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ गया? इजी है ना दक्ष अग्रवाल? यस सर। पूंजी मैडम, अरे समझ में आ रहा है, यूं ही मुंडी हिला हाँ रही है? सर। आ रहा है, ठीक है। चलो, अरे तेरे प्रीलिम्स चल रहे हैं क्या पूंजी? मेरा तेरे प्रीलिम्स चल रहे हैं क्या? नहीं चालू हो गया अभी। अच्छा, चालू होगा। चलिए नेक्स्ट। डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी हो गया, हाथ वाथ टूट गया, तो वो भी सर फिर कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। X agreed to sign on a specified day. X fell seriously ill and could not perform on that day. Sign नहीं, sorry, sing होना चाहिए। The contract got discharged, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का नेक्स्ट एग्जांपल है चेंज ऑफ लॉ। सर जिस समय मुकुंद ने और नमित ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि तू मुझे 2 किलो अफीम देना, आज से 1 महीने बाद में ओपीएम देना, और मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा, उस समय ओपीएम की डीलिंग है ना बैंड नहीं थी, ये दोनों यही काम करने के लिए फेमस है, ठीक है। तो उस समय ओपीएम की डीलिंग बैंड नहीं थी, लेकिन इसी बीच में सरकार नोटिफिकेशन ले आई कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में,
आज से ओपियम की डीलिंग बिना सरकारी परमिशन के इलीगल, तो सर दिस कॉन्ट्रैक्ट गॉट डिस्चार्ज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही एक और एग्जांपल है, ये देखो, एक्स एग्रीड टू सेल हिज लैंड टू वाई, एक्स ने अपना जमीन वाई को बेचने का वादा किया। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन एंड एक्वायर्ड द लैंड। कई बार सरकार क्या करती है, कई बार सरकार पब्लिक वेलफेयर के चक्कर में आपकी जमीन को एक्वायर कर लेती है। कैसे कि हमको यहाँ से नया हाईवे चौड़ा करना है, तो जो साइड वाले ये हाईवे चौड़ा करना है, तो इस साइड के और इस साइड के जो वो होते हैं किसान, उनकी जमीन को एक्वायर कर लिया जाता है इतना इतना। तो सर यदि मिस्टर एक्स ने ये जमीन बेचने की बात की थी, तब उसमें से इतना टुकड़ा नहीं बेच पाएगा, ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ गवर्नमेंट एक्वायर्ड द लैंड, द कॉन्ट्रैक्ट वाज डिस्चार्ज। इतने से हिस्से के लिए या पूरे हिस्से के लिए, या हो सकता है आपकी पूरी जमीन ही सरकार ने एक्वायर कर ली है, तो कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। केस का नाम है श्याम सुंदर वर्सेस दुर्गा। इतना इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस नहीं, बट कंसेप्ट ध्यान रखना बस आपको। पांचवा है आउटब्रेक ऑफ वॉर। सर जिस समय इंडिया और पाकिस्तान ही के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, उस समय इट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कोई वॉर नहीं छिड़ा हुआ था। लेकिन बाद में इंडिया की कंट्री ने पाकिस्तान की कंट्री के खिलाफ यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो सर द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज, टेम्परली सस्पेंडेड और परमानेंटली टर्मिनेटेड पढ़ा हुआ है ना अपन ने, यस सर। तो फिर वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के कारण वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आ जाओ सेम लिंक पे एक बार वापस रिजॉइन करो, तो अपन आगे ये अच्छे ये एक्सेप्शंस हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये पांचों पॉइंट भी अच्छे थे, उनको कवर अप करते हैं। आ जाओ।